नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक करते हैं खबरों का। सोनीपत के किसानों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और खराब हुई फसलों के बारे में सीएम को जानकारी दी। किसानों ने सीएम को गांव आकर जायजा लेने का न्योता दिया। सीएम ने भी किसानों का न्योता स्वीकार करते हुए जल्द गांव में दौरा कर खराब फसलों का जायजा लेने का भरोसा दिलाया। सीएम ने मौके पर ही कुछ समस्याओं का समाधान निकाला तो कुछ समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। साथ ही सीएम ने ड्रेनों की सफाई के आदेश, बिजली का उचित प्रबंध और गिरदावरी के तुरंत आदेश दिए। तो वही झरोटी और आसपास के 18 गांवों के किसानों ने जनसभा के आयोजन का ऐलान किया। किसानों ने कहा कि उन्हें सीएम से पूरी उम्मीद है। ऐसा है सर, हमारे गांव में और आसपास के गांव में 24 तारीख को बहुत भारी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण हमारी फसल बिल्कुल चौपट होगी और हमारे पास दाना भी नहीं बचा। खेतों में पानी भरा हुआ है। और आज हमारे गांव के आसपास के सरपंच, मौजूद आदमी, हरिजन, वाल्मीकि, हम सब मिलकर सीएम साहब के पास आए हैं। आज हमारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया। हम आज 60 साल की उम्र में पहली बार सीएम साहब से मिले हैं। हमने तो ऐसा भगवान दिखाई दिया जैसे बस पूछो मत ना। हमारे को तो हम तो अपने आंसू नहीं डांट सकते खुशी के कारण। आज सीएम ने हमारा इतना स्वागत किया है और हमारे अनुसार 6 तारीख को हमारे गांव में निमंत्रण मैंने दिया, वो उसने स्वीकार किया है। हाँ, मैं राजवीर दैया, ब्लॉक चेयरमैन खरखोदा। 24 तारीख को हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो आसपास के गांव पंचायत इकट्ठी हुई थी झरोठी गांव में। चारों तरफ के सरपंच आ रहे थे, मौजूद आदमी आ रहे थे। तो हमने एक सर्व समिति से एक निर्णय लिया गया, जिसमें हम आज अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने आए और हमने आकर अपनी समस्या बताई। तो उसने कुछ समस्या तो अभी हमारे सामने टेलीफोन करके और उनका समाधान कर दिया। जैसे ड्रोनों की सफाई, 24 घंटे बिजली और गिरदावरी के आदेश हमारे सामने मुख्यमंत्री जी ने डीसी साहब को दे दिए गए हैं। वो कागज है। और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोगों ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जेपी दलाल ने कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया तो कई समस्याओं को सुलझाने के आदेश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस गलतफहमी ना पाले कि लोग बीजेपी से नाराज होकर उन्हें वोट देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि लोगों को डूबते जहाज यानी कांग्रेस की तरफ देखना पड़े। साथ ही कहा कि हरियाणा का किसान जागरूक है, जिसने सरकार के पराली प्रबंध का फायदा उठाया और पराली जलाना बंद किया। कृषि मंत्री ने धनाना गांव में बार-बार टूटी नहर माइनर पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। साथ ही 1 सप्ताह में धान की फसल में खड़े हुए पानी को निकालने के सख्त निर्देश दिए और कहा कि सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही से किसान को नुकसान हुआ होगा तो वो किसान के नुकसान की भरपाई अधिकारी ही करेगा। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है। हमने पराली कंज्यूम हो उसके लिए यूनिट लगवाई हैं, गैस के प्लांट लगवाए हैं, पावर के प्लांट लगवाए हैं। इंडियन ऑयल ने एथेनॉल का प्लांट भी लगाया है जो चालू हो जाएगा। 3-4 जिलों की पराली तो वो अकेला ही कंज्यूम कर लेगा। और जो बेलर दिए हैं, कल ही मैं आया था चंडीगढ़ से, यहाँ पर रास्ते में देखता आया, हर जगह हर खेत में गांठ बना रखी है। और किसान भाइयों को समझ में आ गया कि भाई जो पराली से उसको आमदनी भी हो सकती है और 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देती है। पराली उसकी बिकती भी है और उसको ये भी पता है कि जो पराली में अगर आग लगाते हैं तो जो मित्र जीव हैं वो मर जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक हरियाणा के 14 एनसीआर के जिलों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर बैन लगाया गया, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी और चरखी दादरी समेत 14 जिले शामिल है। यानी इन जिलों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक रहेगी।
तो वहीं इलाहाबाद उपचुनाव शांतिपूर्वक तरीके से पूरे होने के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मतगणना बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में लॉ भवन में होगी। यहां ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया। स्ट्रांग रूम सील किया गया है। पहली पंक्ति में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी पंक्ति में एचएपी और तीसरी पंक्ति में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारों पर भी फोर्स तैनात की गई है। बीएसएफ की कंपनी को रिजर्व भी रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तैनाती की जा सके। मतगणना 2 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी। राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को 2 घंटे पहले मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मोबाइल, बेल्ट, कॉपी पेन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मुख्य द्वार पर ही रख लिए जाएंगे। डीएसपी राजेश चेची ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना करवाने के लिए प्रशासन सतर्क है। इसमें जैसा कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं कि 3 लेयर में सुरक्षा होगी। तो इसमें पहला घेरा जो है पैरामिलिट्री का रहता है स्ट्रांग रूम के चारों तरफ, और उसके बाद दूसरा घेरा आर्मड पुलिस या आईआरबी, तो हमने एचएपी आर्म की जो लगाई है एक प्लाटून, और उसके तीसरा घेरा होता है हमारा हरियाणा पुलिस का। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये किया गया है कि गेट्स पे भी गार्ड लगाई गई है। तीनों जो गेट हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी के, तीनों जगह गार्ड है, और एक पेट्रोलिंग के लिए राइडर और पीसीआर भी चारों तरफ छोड़ी गई है। तो पुख्ता व्यवस्था की गई है। काउंटिंग में भी यही होगा जैसा हमेशा से सीडीएलयू में जब भी हम काउंटिंग करवाते हैं कि मेन गेट से ही आप मोबाइल फोन, आपकी व्हीकल, गाड़ी जो भी बाहर छोड़ना पड़ेगा, और जो ऑथराइज्ड एजेंट हैं जिनको जो भी पार्टी के इंडिपेंडेंट लोगों के जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जिनको पास। और बात अब फरीदाबाद से, जहां तेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर ने सेक्टर 86 के शिरडी साईं मंदिर में आयोजित रोजगार मेले में शिरकत की। विधायक राजेश नागर ने बताया कि इस रोजगार मेले की बहुत आवश्यकता थी। रोजगार युवाओं को ऐसे अवसर मिलते रहने चाहिए जिससे वे अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सके। वहीं वार्ड नंबर 28 के पार्षद नरेश नंबरदार के सहयोग से रोजगार मेला लगाया गया। 200 बच्चों के साक्षात्कार इस रोजगार मेले में दिए गए, जहां पर 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और उन्हें तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। विधायक राजेश नागर ने बताया कि हम आगे भी इस तरह के रोजगार मेले लगाते रहेंगे ताकि बेरोजगार युवा अपने रास्ते से ना भटके और देश हित में कार्य करें। आज हमारे यहाँ के जो पार्षद है नरेश नंबरदार, उन्होंने एक रोजगार मेला लगाया है और यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोगों के, बच्चों के, युवाओं के इंटरव्यू हुए और करीब 100 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हो गया है और उनको रोजगार यहाँ से मिलेगा। अच्छा, कितने लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी कंपनियाँ आई थी? 15 से 20 कंपनी करीब आई है यहाँ पर, जिसमें एमएनसीज भी हैं कई, और उनकी पे स्केल भी 18,000 के करीब है, जो हमारी हरियाणा से ज़्यादा पे स्केल वो दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली के आने में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस त्योहार पर सबसे अधिक प्रकाश फैलाने वाले मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगर दीपों की कमी की बिक्री से परेशान है। तो शाम में बड़े स्तर पर मिट्टी के बर्तन और त्योहार पर दीपक बनाने का काम कारीगर बड़े जोर शोर से करते हैं, लेकिन ग्राहकों की कमी और सुविधाओं के अभाव में इनका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मिट्टी के दीपक बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती। यहां तक कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक और अन्य सामान भी सरकार द्वारा मुहैया नहीं कराया जा रहा, जबकि अन्य कई राज्यों में चाक और अन्य सामान मुफ्त में कारीगरों को दिया जाता है। दीपावली आने वाली है, 2-3 दिन रह रहे हैं। लोग ज़्यादातर जो है चाइनीज सामान ले रहे हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने हिंदुस्तान की परंपरा को नहीं भूलना चाहिए। और लोग जो है ना सब ज़्यादा चाइनीज लड़ी वगैरह दीपक की तरह भाग रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में कृषि वैज्ञानिकों ने आलू की नई एवं उन्नत किस्मों पर चर्चा की। कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेमिनार में उन्नत बीज उत्पादक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम विषय पर बोलते हुए मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CB सिंह ने बताया कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आलू की नई किस्मों और बीजों का गहन अनुसंधान के उपरांत किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू उत्पादन में भी भारत विश्व में अग्रणीय है। यह कृषि वैज्ञानिकों एवं किसानों की मेहनत से संभव हुआ। डॉक्टर सिंह के अनुसार आलू का उत्पादन अन्य फसलों के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। आज किसान भी नई किस्म के आलू के बीजों के लिए हर समय प्रयत्न रहते हैं और विभिन्न कृषि संस्थानों के बीजों के लिए संपर्क करते हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की आबादी के अनुसार अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों को अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। उन्होंने अधिक उत्पादन के लिए वर्तमान में नई किस्म के आलू के बीजों पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आलू के उन्नत बीज किस्मों के साथ उपचार भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने आलू की 3 नई किस्में तैयार की हैं और इन पर प्रयोग सफल रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने किसान भाइयों वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं, जिसके कारण जहां तक आज की डिस्कशन हमारा है पोटैटो पर है, आलू पर, उन्हीं के सहयोग से हमारे अथक प्रयास किसानों द्वारा और नई से नई किस्मों की आलू की इजाज़त जो वैज्ञानिकों ने किया है वो धन्यवादी हैं। मैं साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा विश्व में सब्जी उत्पादन में, वेजिटेबल प्रोडक्शन में विश्व में दूसरा स्थान है। इसी तरह हमारे आलू के उत्पादन में हमारा जो भारत है, हमारा देश, वो द्वितीय स्थान है। ये सब का योगदान अगर जाता है तो हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। पोटास होता है, उसको आप ले लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे जैसा कि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक परिसर के बाहर पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने कहा कि आज पूरे हरियाणा भर में सभी जिला मुख्यालय पर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया और एकता की शपथ ली। तो आज एकता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा भर में हमने एक कार्यक्रम करा है, जिसमें ज़िला हेडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को की याद में उनका नमन करते हुए हमने एकता की शपथ अपने मुलाजिमों को दिलवाई है। और आज का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमने एक यूनिटी की शपथ लेने का निश्चय किया है। जी। तो आज एकता दिवस के उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा भर में हमने एक कार्यक्रम करा है, जिसमें ज़िला हेडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को की याद में उनका नमन करते हुए हमने एकता की शपथ अपने मुलाजिमों को दिलवाई है। और आज का दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमने एक यूनिटी की शपथ लेने का निश्चय किया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, उसी तरह आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक परिसर के बाहर पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार सेतिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल के नेतृत्व में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने कहा कि आज पूरे हरियाणा भर में सभी जिला मुख्यालय पर पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया और एकता की शपथ ली।
और अब बात करते हैं भिवानी की, जहां भिवानी में कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाक को करारा सबक सिखाते हुए बांग्लादेश को अलग कर 2 टुकड़ों में बांटा था और देश में हरित क्रांति लाकर देश के अन्न के भंडार भरे। कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन भेंट कर नमन किया। साथ ही इंदिरा गांधी अमर रहे के नारे लगाए। कांग्रेस नेता परमजीत मड्ढू और सुरेश प्रजापत ने कहा कि इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, जो 141 देशों के अध्यक्ष रही थी। देखो, ये आज जो इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। और इंदिरा गांधी जो है एक ऐसी लेडी थी जो आयरन लेडी को आई पूरे संसार के अंदर। उन्होंने अपने देश आज़ाद होने के बाद अपने देश के अंदर हरित क्रांति लेकर के आई, डिजिटल जो है वो अपना जमाना लेकर के आई, और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और उन्होंने पाकिस्तान जब सबसे ज़्यादा बकवास करता था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर करके और ये सिद्ध कर दिया पूरे संसार के अंदर कि वास्तव में आयरन लेडी है और ये बहुत मजबूत लेडी है। उधर फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई को देखकर अब लोगों के सब्र का बांध टूट गया। महिलाओं ने बीजेपी सरकार को महंगाई को लेकर जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में विफल रही। वहीं जब सब्जी विक्रेता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीछे से ही सब्जियां महंगी आ रही है और 2 महीने तक फिलहाल सब्जियां ऐसे ही महंगी रहेंगी। घर के बजट, सिलेंडर देख लो, सब्जी देख लो, बच्चों की फीसें देख लो, हर एक चीज पे असर है। कोई भी चीज हो, बंदे का जीना मुश्किल हुआ है। सिर्फ एक जान है जो बंदे की सस्ती, और कुछ भी नहीं। कोई भी पार्टी है, किसी को भी देख लो, कोई भी कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है, आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, सब ये धर्म के नाम पे लड़ाई। किसी को इधर किसी का भी ध्यान नहीं है। बच्चों के जब स्कूल बंद है तो क्यों उनसे फीसें क्यों ली जा रही है? पहले ये पूछो, आधी कर दो, कम से कम बच्चों की फीस आधी कर दो। जब स्कूल की मेंटेनेंस नहीं, कोई आप सफाई नहीं, बिजली का बिल नहीं, तो उनको कुछ तो करो। नेट पे भी उनका वो लगाओ, वाईफाई बच्चों पे, पेट्रोल डीजल के। तो वहीं नूह जिले के गांधी पार्क में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिले के सभी ब्लॉक और स्कूल से पहुंचे मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर यूनियन हरियाणा के सहयोग से अपना ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। मिड डे मील वर्कर ऑल इंडिया के महासचिव जय भगवान ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स काफी समय से अपनी मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में नूह जिला मुख्यालय के गांधी पार्क पर सभी जिले की मिड डे मील वर्कर इकट्ठे हुए। उन्होंने आगे कहा कि आगामी 13 नवंबर को मिड डे मील वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर करनाल में एक विशाल रैली का आयोजन करेंगे। उसी को लेकर गांधी पार्क में मिड डे मील वर्कर्स की बैठक हुई और उपायुक्त के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वर्करों को पक्का करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, न्यूनतम वेतन लागू करो, मिल वर्कर यूनियन हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मेरा नाम जय भगवान है और मैं मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव हूँ। और ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है, मिड डे मील वर्कर्स हैं जो नूह जिले की वर्कर्स यहाँ पर आई हुई है। और मुख्य जो समस्या हमारे सामने आ रही है कि जो भी वर्कर भी कह रहे थे कि हम काम करते हैं तो हमें तनख्वाह पूरा साल मिलनी चाहिए, तो 10 महीने तनख्वाह मिलती है, वो भी 3,500 रुपये मिलता है। और अभी कई महीनों से कई स्कूल ऐसे हैं जहां इस साल 1 साल में केवल 1 महीने की तनख्वाह मिली है। तो आप ये बताइए कि 9 महीने 8 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा तो ये जो मिड डे मील वर्कर हैं जो गरीब परिवारों से हैं उनका कैसे गुजारा चलेगा? झिरका नरियाले गांव में स्कूल में काम करते हैं, प्राइमरी में। और जी हम चाहते हैं हमारी तनख्वाह करीबन घनी ना तो कम 10,000 तो होनी चाहिए। हम सारे दिन काम करते हैं, मजदूर आदमी है, 300-400 बच्चा को खाना भी बनाते हैं और 12 महीना की मिलनी चाहिए। ना तो हमें 12 महीना की तनख्वाह मिलती है और 3,500 रुपये मिलते हैं। कम से कम घर को गुजारो करें, बच्चे ने पढ़ा क्या करें उसमें? हम इतनी महंगाई चल रही है तो सरकार हमारी मांग पूरी करे।
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस के जिला कार्यक्रम पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने हर खबर हरियाणा से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज हम भारत की आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और आज़ादी के बाद जिन्होंने देश को एकीकरण करने में और देश को मजबूती देने में अपना एक साहसिक किरदार निभाया, आज उन दोनों नेताओं को हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं और बलिदान दिवस के तौर पे हम यहाँ आज रक्तदान शिविर का आयोजन करके आने वाली पीढ़ियों में हम उन नेताओं के आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे और मजबूत इरादों से हम अपने आप को तैयार करें। और अब बात करते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ संस्था द्वारा दीपावली के अवसर पर भव्य जब दीप जल उठे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेषकर कलाकारों के साथ नगर के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य संस्थानों के प्रतिनिधियों ने दीपावली का पर्व उत्साह और उमंग से मनाया। जब कार्यक्रम में बड़ी उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद थे तो अपनी भारतीय परंपरा और मान्यताओं पर एक अच्छी प्रदर्शनी भी हुई। उसी चिंतन के तहत इस कार्यक्रम में जहां गीत संगीत और नृत्य की बात की गई, वहीं मुख्य रूप से इसे एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ संस्था की बात की जाए। यह संस्था पिछले 4 सालों से नोवा कार्यक्रम इसने आयोजित किया है। संस्था के संचालक और प्रदेश के प्रमुख भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने वाले कलाकार ब्रिज शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और संस्कारों के माध्यम से समाज को दिशा देने की कोशिश में है। वहीं इस कार्यक्रम में 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक सामाजिक संस्था है, जिसकी विशेषता ये है कि सबसे पहले तो ये त्योहारों को मनाती है और त्योहारों में परंपराओं को, संस्कृति को, मर्यादाओं को, मान्यताओं को ध्यान में रखती है। और मुख्य आकर्षण इस ग्रुप का ये है कि इस ग्रुप में मैक्सिमम अधिकतम जो है महिलाएं हैं और जिनकी आयु 50 से ऊपर की है। कुछ हमारी युवा साथी भी हैं, लेकिन वो आज भी अपने आप को जीवंतता से प्रदर्शित करती हैं, गीत गाकर, त्योहारों को मनाकर, आगे संस्कारों को देके। और आज दीपावली के उपलक्ष्य में ये प्रकार का आयोजन किया हुआ है। पलवल जिले में आरएमपी डॉक्टरों ने पलवल के जो है विधायक दीपक मंगला को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आरएमपी डॉक्टरों ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको स्थायी मान्यता दिए जाने की घोषणा की और वह चाहते हैं कि सरकार उनको ट्रेनिंग कराकर स्थायी मान्यता दे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।